सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और गेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आरआरबी का जो जेई का रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल मशीन्स का कितना वेटेज है। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन से किस तरीके से प्रीवियस ईयर्स में ट्रेंड्स देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं तो किस लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो क्या ज्यादा एनालिटिकल हैं, मशीन्स के क्वेश्चन टफ तो नहीं आ रहे हैं, और ओवरऑल कितना वेटेज रखता है कि सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को मिला के इलेक्ट्रिकल मशीन्स का ओवरऑल कितना वेटेज है। आज के सेशन में हम लोग एनालाइज करेंगे और डीपली इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सारी जानकारी आज के सेशन में होगी आप लोगों को, तो सेशन में बने रहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा हो वहां पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स का एक अच्छा खासा वेटेज देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कोर सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा खासा वेटेज आपको देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स का जो आरआरबी जेई का ट्रेंड्स देखने के लिए मिल रहा है उसमें 20 to 25% ऑफ ओवरऑल 150 क्वेश्चंस में से 20 to 25% क्वेश्चन आप इलेक्ट्रिकल मशीन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यही प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का ट्रेंड्स रहा है। तो एक अच्छा खासा वेटेज है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़े बगैर ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन देने जाएं। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। नाउ डिटेल सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, पहले हम लोग सिलेबस एनालाइज करते हैं कि क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेक्शन दिया हुआ था मैग्नेटिक सर्किट का। जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ना चालू करते हैं तो ट्रांसफार्मर से पहले या फिर किसी भी मशीन से पहले आपको मैग्नेटिक सर्किट का एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। क्यों आइडिया होना चाहिए? क्योंकि जितनी भी मशीन्स हैं लाइक ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन और जो स्पेशल कंस्ट्रक्शंस हैं, सारी की सारी मशीन्स में फ्लक्स है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, इजंट इट? फ्लक्स है, डेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो ये रिलक्टेंस के बारे में, परमेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैग्नेटिक सर्किट का एक अच्छा खासा आइडिया आपके पास होना चाहिए। तो देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, रिलक्टेंस, परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक मटेरियल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो इनकी क्या कैटेगराइजेशन होती है, कौन से मटेरियल की क्या एबिलिटी होती है, व्हाट इज परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स, और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है, इन सारी चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं उनकी क्या क्या रिलेटिव परमेबिलिटी, जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी का रेंज क्या है, पैरामैग्नेटिक का क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इन सारी चीजों को इस तरीके से आपको ध्यान देना है। देन हम लोग बात करें मैग्नेटिक कैलकुलेशंस, जैसे कि कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, स्टेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर, सोलेनॉइडल कंडक्टर्स, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और गेट एकेडमी का जो डिटेल कोर्स अवेलेबल है आप इजीली अवेल कर सकते हैं गेट एकेडमी लाइव ऐप पे जाके, जहां से आपको ये सारे डिटेल टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको किसी भी तरीके की स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान देते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन, यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये मैग्नेटिक सर्किट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर पूछे गए हैं आरआरबी जेई में, एग्जैक्ट कॉपी हमारे पास अवेलेबल है। लेट मी शो यू फर्स्ट। ये देखिए एग्जैक्ट पेपर कॉपी पेस्ट किया हुआ है ऑफिशियल पेपर से। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं उस डिटेल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक सर्किट का एक अच्छा खासा वेटेज है। सेल्फ इंडक्शन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। देन हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में अगर स्पेसिफिकली जंप करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है, चार मेन
सब हेडिंग्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन। तो वन बाय वन हम लोग एनालाइज करते हैं डीसी मशीन्स के बारे में। कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है इसका। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्शन से किस तरीके से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग कहाँ पे प्लेस करें डीसी मशीन में, स्टेटर में प्लेस करें कि रोटर में प्लेस करें। तो देखिए एसी मशीन्स में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है कि हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को कहाँ पे प्लेस करेंगे। चाहे तो आप स्टेटर में कर सकते हैं, चाहे तो आप रोटर में कर सकते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन डीसी मशीन में फोर्सफुली, क्योंकि कम्यूटेटर मैकेनिकल रेक्टिफायर रोटेट होके आर्मेचर में डेवलप्ड एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा ना। डीसी मशीन का रिक्वायरमेंट क्या है, डीसी जनरेटर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, आउटपुट क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए और डीसी आउटपुट चाहिए। तो आर्मेचर में किसी भी मशीन में, चाहे एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो, एसी ही डेवलप होता है। उस आर्मेचर में डेवलप्ड एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं व्हाट डू वी से, कम्यूटेटर। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन आपको मालूम होना चाहिए, और कहाँ पे कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे होगा और फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होगा, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन इंटरपोलर वाइंडिंग्स हैं, सॉरी इंटरपोलर है, इंटरपोल्स का सेंस क्या होना चाहिए, उनकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए पोल्स की, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है। तो इनके बारे में आपको डिटेल में आइडिया होना चाहिए। आप डिटेल कोर्स में देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा और एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर्स एंड जनरेटर्स, तो बेसिक जो प्रिंसिपल है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आपको ऐसा भी हो सकता है एनालिटिकल वे में अगर क्वेश्चन पूछना चाहे वो, तो 4 ऑप्शंस आपको सेट करके दे देगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देगा, करंट और वोल्टेजेस का डॉट और क्रॉस के सेंस में डायरेक्शन दे देगा, और आपसे टॉर्क के बारे में पूछेगा कि इस मशीन में टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप होगा, और वाइसे वर्सा इसका अपोजिट भी पूछ सकता है। टॉर्क दे दिया, सारी चीजें दे दी, वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन आपसे पूछ सकता है। तो एनालिटिकल वे में भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको मशीन में स्ट्रांग होना पड़ेगा, अच्छे से कवर करना पड़ेगा चीजों को। देन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जनरेटर्स के, ऑब्वियसली बात है जनरेटर्स में वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, और मोटर्स में आपके टॉर्क के बारे में बात करेंगे, स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इंपॉर्टेंट है डिफरेंट मशीन के लिए। सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में कैसा होगा, सेल्फ एक्साइटेड मशीन में कैसा होगा, और सेल्फ एक्साइटेड मशीन में भी शंट मशीन में कैसा होगा, कंपाउंड में कैसा होगा, सीरीज मशीन में कैसा होगा, और डिफरेंशियल मशीन में कैसा होगा। तो इनके बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक का आइडिया होना चाहिए। हो सकता है कुछ ग्राफिकल वे में कर्व ड्रॉ करके दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कर्व, फर्स्ट वाला कर्व कौन सी मशीन का है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। स्पीड कंट्रोल एंड स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, तो स्पीड कंट्रोल जो है, क्योंकि स्पीड कंट्रोल होने की वजह से ही डीसी मशीन इतना पॉपुलर है, राइट। हर जगह आप देखते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कौन सा मशीन यूज करते हैं, तो बुक्स में आज भी लिखा हुआ है डीसी मशीन यूज करते हैं। लेकिन आज का जो एप्लीकेशन देखें, करंट एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें, तो डीसी मशीन सारी की सारी रिप्लेस की जा चुकी हैं एसी इंडक्शन मशीन से, एसी इंडक्शन मोटर से रिप्लेस की जा चुकी हैं। डीसी मशीन्स भी आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या एप्लीकेशन है डीसी मशीन का, जहां पे स्पीड में वेरिएशन आपको बहुत स्मूथ चाहिए, क्योंकि डीसी मशीन का बेस्ट एप्लीकेशन है स्पीड कंट्रोल। आप बहुत स्मूथली स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इंडक्शन मशीन में एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, जिसकी वजह से डीसी मशीन पॉपुलर। तो ध्यान दीजिएगा स्पीड कंट्रोल के बारे में, जहां पे आपको एप्लीकेशन बहुत स्मूथ चाहिए, वहां पे आप डीसी मशीन आज भी यूज कर रहे हैं। स्पीड कंट्रोल एंड स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर। देन मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग जो है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग, तो ये डिफरेंट ब्रेकिंग्स का आइडिया होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन लॉसेस एंड एफिशिएंसी, तो ऑब्वियसली बात है जितनी भी मशीन्स है सभी में लॉसेस एंड एफिशिएंसी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देन ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, इनके कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट,
वोल्टेज रेगुलेशन। कंस्ट्रक्शन में बात करें शेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। देन वाइंडिंग्स के बारे में बात करें, किस तरीके की वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग यूज की जाती है। तो ये आइडिया होना चाहिए, ऐसे वन लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो और फिर ब्रीदर क्या होता है, कंजर्वेटर क्या होता है, सिलिका जेल कहाँ पे है, ऑयल टैंक कहाँ पे है, विंग्स जो कूलिंग विंग्स होते हैं वो क्यों डिजाइन किए जाते हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देन कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग बात करें तो सॉरी, कंस्ट्रक्शन में आपको सैंडविचिंग वाइंडिंग में जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में किया जाता है, लीकेज रेड्यूस करने के लिए किस तरीके का वाइंडिंग का अरेंजमेंट किया जाता है लीकेज फ्लक्स रेड्यूस करने के लिए, तो ये सब आइडिया आपको होना चाहिए। देन हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू जो वोल्टेज डेवलपमेंट का इक्वेशन जनरेट होता है, इज इक्वल टू रूट 2 पाई एफ पाई एम एन। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। देन इक्विवेलेंट सर्किट, पैरामीटर्स रेफर करने का, कि सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स को प्राइमरी साइड रेफर करने से क्या होगा, मतलब हाई वोल्टेज साइड के पैरामीटर्स को लो वोल्टेज साइड रेफर करने से क्या होगा, लो वोल्टेज साइड के पैरामीटर्स को हाई वोल्टेज साइड रेफर करने से क्या होगा, वोल्टेज में किस फैक्टर से चेंज आएगा, करंट में किस फैक्टर से चेंज आएगा, एंड देन इंपेडेंसेस में किस फैक्टर से चेंज आएगा, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स में देखने के लिए मिले हैं वोल्टेज रेगुलेशन से क्वेश्चंस, राइट। तो ये रहा आपका ट्रांसफार्मर का सेक्शन। देन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अगर आगे बढ़ते हैं तो टेस्टिंग में बात करें तो ओसी एंड एससी टेस्ट हैं। देन लॉसेस एंड एफिशिएंसी है। ओसी टेस्ट कहाँ पे, किस तरफ, एचवी साइड में कंडक्ट करते हैं कि एलवी साइड में कंडक्ट करते हैं, और शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट करते हैं, एचवी या एलवी साइड, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन लॉसेस एंड एफिशिएंसी अगेन ट्रांसफार्मर में देखने के लिए मिल रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है, ऑल डे एफिशिएंसी किस मशीन की डिजाइन की जाती है, सॉरी डिफाइन की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू वी से, पावर ट्रांसफार्मर की डिफाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंसेस है, तो इसके बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, आपको वो डिटेल कोर्स में देखने के लिए मिलेगा। इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म्स ऑन लॉसेस, तो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म ऑन लॉसेस, तो ऐसे सिलेबस में दिए हुए हैं पॉइंट्स। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर, तो पैरेलल ऑपरेशन से जेईई के एग्जाम में ज्यादा आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ से आपको थ्योरेटिकल वे में कि पैरेलल ऑपरेशन करने से पहले क्या क्या नीड होने चाहिए, क्या क्या नेसेसरी अरेंजमेंट है जो कि हम लोगों को करना चाहिए, और क्या क्या डिजायरेबल कंडीशंस है जो कि फुलफिल होने चाहिए, तो इसके बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन ऑटो ट्रांसफार्मर्स हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर के क्या एप्लीकेशंस हैं, एंड एक दो मार्क का क्वेश्चन कॉपर सेविंग पे या फिर जनरल क्वेश्चंस पूछने के लिए मिले आपको, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए आरआरबी के एग्जाम में। देन हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर का सेक्शन कवर करने के बाद इंडक्शन मशीन्स के बारे में, लेट मी जूम इन। इंडक्शन मशीन्स में बात करें अगर हम लोग तो थ्री फेज इंडक्शन मशीन्स पे फोकस करें, ध्यान दीजिएगा। एज अ मोटर इंडक्शन मोटर्स पॉपुलर है, एज अ जनरेटर सिंक्रोनस जनरेटर्स पॉपुलर है। क्या रीजन है कि एज अ जनरेटर इंडक्शन जनरेटर पॉपुलर नहीं है, और क्या रीजन है कि एज अ मोटर सिंक्रोनस मोटर्स पॉपुलर नहीं है। तो अगर आप इसके बारे में आइडिया रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप डिस्कशन कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उस पर हम लोग सेपरेटली इस तरीके के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देन हम लोग बात करें थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, आरएमएफ। थ्री फेज इंडक्शन मशीन में आरएमएफ का मैग्नीट्यूड 1.5 एफ मैक्स होता है। तो क्या है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, किस तरीके से क्रिएट की जाती है, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, अगेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे रोल प्ले करेगा। एंड देन जैसे कि आपको पता है स्टेटर पार्ट जो इंडक्शन मशीन का होता है और सिंक्रोनस मशीन का होता है,
आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, कोई डिफरेंसेस नहीं होता है स्टेटर में। इंडक्शन और सिंक्रोनस में केवल और केवल रोटर का डिफरेंसेस होता है, स्टेटर दोनों का आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हो गया, एंड देन इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात करें तो रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट, उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल जनरल क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। देन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडक्शन मोटर्स में, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। एंड स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल में भी स्पेसिफिकली आप वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी AEJE के एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर RRB का स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो वहां पे वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से वेरी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं प्रीवियस ईयर्स में। देन हम लोग बात करें मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो इन सारी चीजों पे आप फोकस करिएगा। देन इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वेरी करने का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में। सो ऑब्वियस सी बात है, ये वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल है, जहां से ये सेग्रीगेट करके एक टॉपिक दिया हुआ है। देन फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स हैं, जिसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, एप्लीकेशंस हैं, इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो कैटेगराइजेशन है, लाइक रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, तो इस तरीके से आपको सेग्रीगेशन मालूम होना चाहिए कि कौन से मशीन में मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट के बीच का जो डिफरेंस होता है अल्फा, उसका एंगल कितना होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपको। कैपेसिटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे हम लोग या फिर मेन वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करेंगे कि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ये सब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, कौन सी मशीन कहाँ पे यूज की जाती हैं, तो ये इन सारी चीजों के बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों के बारे में। देन हम लोग बात करें सिंक्रोनस मशीन्स के बारे में, जनरेशन ऑफ थ्री फेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, थ्री फेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो सिंक्रोनस मशीन एज अ जनरेटर पॉपुलर है, राइट, एज अ मोटर पॉपुलर नहीं है। क्या रीजन है, डिस्कशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो जनरेशन ऑफ थ्री फेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आर्मेचर रिएक्शन एंड वोल्टेज रेगुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। देन केपी केडी, कंस्ट्रक्शन में बात करें तो पिच फैक्टर क्या है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी क्या है, और जनरेटेड वोल्टेज का जो इक्वेशन आता है रूट टू पाई एफ फाई एवरेज वैल्यू ऑफ फाई NSC केपी केडी, तो इस तरीके से इनका आइडिया होना चाहिए, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए चीजों का, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस करिए। देन पैरेलल ऑपरेशंस, पैरेलल ऑपरेशन में अगेन थ्योरी पे आपको फोकस करना है, सिंक्रोनाइजेशन का थ्योरी पे आपको फोकस करना है कि किस तरीके से लैंप मेथड के थ्रू हम लोग सिंक्रोनाइजेशन करते हैं एंड सिंक्रोनोस्कोप के थ्रू सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन कंट्रोल एंड एप्लीकेशन, कंट्रोल एंड ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर एंड स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, तो रिएक्टिव पावर का जो कंट्रोल है, ओवर एक्साइटेड केस में मशीन रिएक्टिव पावर की डिलीवरी करेगी कि एब्जॉर्प्शन होगा, ओवर एक्साइटेड मशीन में किस तरीके का आर्मेचर रिएक्शन होता है, इन सारी चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से समझ लीजिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर, तो कंट्रोल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर से जरूर क्वेश्चन पूछने के लिए मिलता है कि ओवर एक्साइटेड मशीन है, रिएक्टिव पावर की डिलीवरी करती है, तो आर्मेचर रिएक्शन का नेचर क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन, और करंट का नेचर क्या होगा, लीडिंग होगा करंट की, लैगिंग होगा, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि डिटेल सिलेबस में गेट एकेडमी के कोर्स में कवर कराए गए हैं ऑलरेडी। आपको डे 1 से ही आपको सारे जितने भी RRB के सिलेबस अवेलेबल हैं, चाहे वो CBT 1 का हो चाहे CBT 2 का हो, पूरा डिटेल्ड कोर्स डे 1 से ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके का सब्जेक्ट आपको, किसी भी सब्जेक्ट से आपको चालू करना है, बेझिझक आप चालू कर सकते हैं। देखिए गेट एकेडमी आज का
इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है, ऑलरेडी कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप इमीडिएटली रेडिली अवेलेबल कोर्सेस अवेलेबल हैं, राइट। तो आपका टाइम कम से कम वेस्ट होगा, आप कम समय में ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं चीजों को। और फिर देन हम लोग बात करें प्रिपरेशन टिप्स के बारे में, तो ध्यान देते हैं हम लोग इसके बारे में। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जूम आउट। प्रिपरेशन टिप्स, क्या क्या आपको फॉलो करना है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर होना पड़ेगा। कैसे क्लियर होंगे कॉन्सेप्चुअली? अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं या फिर खुद से मेहनत करते हैं तो इतना समय बचा नहीं हुआ है। अगर आप किसी अच्छे फैकल्टी का लेक्चर्स फॉलो करें, चीजों को प्रॉपरली फॉलो करें, इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो करें, तो मशीन में एक अच्छा कमांड आप क्रिएट कर सकते हैं। और बताइएगा आपके नीड के अकॉर्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरीके के वीडियोस आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल मशीन में। थ्योरेटिकल प्रैक्टिस सीरीज चाहिए, सॉरी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस चाहिए, या फिर थ्योरी चाहिए, या फिर न्यूमेरिकल्स चाहिए, मतलब कि ऑप्शनल क्वेश्चंस चाहिए। तो इस तरीके की सीरीज हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन हम लोग बात करें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको ध्यान देना है। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने नए से नए क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। तभी किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली इन मशीन, आप कमांड क्रिएट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर सकते हैं। देन शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाएंगे? अगर आप सपोज करिए किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई वीडियो लेक्चर वगैरह लिए हुए हैं, तो जैसे कि आज आपने एक टॉपिक कवर की, राइट, देन कल के डे में उस टॉपिक को आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो रिवीजन कुछ इस तरीके से करिए तो उसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में क्रिएट करते जाइए। साइमल्टेनियसली शॉर्ट नोट्स आपको क्रिएट करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया फिर आप खाली बैठ के पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि इतना समय नहीं है आपको। साइमल्टेनियसली करिए, लिमिटेड समय में बेहतरीन आउटपुट आपका शॉर्ट नोट्स हेल्प करेगा इसमें। देन प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, एनालाइज करिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ से किस पोर्शन से मशीन के क्वेश्चन पूछने के लिए मिलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछने के लिए मिलते हैं। देन बात करें मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट के बारे में बात करें तो मॉक टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा आप दे सकते हैं सब्जेक्ट कवर करने के बाद, उतना ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। लेट मी टेल यू द सिचुएशन कि अगर आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं आरआरबी का एग्जाम देने और आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, और दूसरा एस्पिरेंट है जो कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ के जाता है, मॉक टेस्ट का बहुत अच्छे से एनालिसिस करके जाता है और दे के जाता है मॉक टेस्ट, तो 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस वो क्रिएट कर सकता है आपसे। उसका परफॉर्मेंस आपसे बेहतरीन देखने के लिए मिलेगा। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि उससे टाइम मैनेजमेंट और जितनी भी चीजें हैं, नए क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद बस खाली मत बैठ जाइए, उसको फिर से एनालाइज करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस सेक्शन से आपसे छूट रहे हैं, फिर उसको आप जाके जो थ्योरेटिकल नोट्स या फिर लेक्चर जो है वो रेफर करिए, जिससे एक बेहतरीन आइडिया सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही डिस्कशन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में एनालिसिस लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।